हाय गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक हो। जैसे कि हम पढ़ रहे थे पॉलिटी। पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे पॉलिटी का एक पार्ट था संविधान। संविधान किसे कहते हैं हम सब जानते हैं, पढ़ा चुके हैं। इसलिए उस पर चर्चा हम नहीं करेंगे, बहुत ही डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। उसमें हम पढ़ रहे थे भाग एवं अनुच्छेद। भाग कितने हैं? 22। अनुच्छेद कितने हैं? 395। और अनुसूचियां भी हम पढ़ चुके हैं। तो अनुसूचियां कितनी है? 12 टोटल। तो वर्तमान में 12 है, लेकिन उससे पहले कितनी थी? 8 ही। सबको हम बहुत ही डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। और हम भाग 1 और भाग 2 को बहुत ही डिटेल से कवर कर चुके हैं। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे भाग 3 कि भाग 3 में हम पढ़ेंगे कितने अनुच्छेद होते हैं, भाग 3 होता क्या है। तो चलिए एक बार हम इंट्रोड्यूस करा देते हैं भाग 3 से। भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है। भाग 3 में हमारे मूल अधिकार को, मौलिक अधिकार को प्रेजेंट किया गया है, उसमें वर्णन किया गया है। मौलिक अधिकार को इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। तो चलिए आज हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स कितने होते हैं, कहाँ से लिए गए हैं, एक एक अनुच्छेद को बहुत ही डिटेल से चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास में मेन टॉपिक है पॉलिटी। पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे संविधान। ठीक है, संविधान। संविधान को इंग्लिश में कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये सब आपको शायद पता हो, नहीं पता हो तो आप जान जाइए। ठीक है, तो पॉलिटी में हम पढ़ रहे थे संविधान। संविधान में हम एक भाग 1 को कवर किए, भाग 1 को कवर किए, फिर भाग 2 को कवर किए, भाग 2 को पढ़ चुके हैं। आज हम पढ़ेंगे भाग 3 के बारे में। भाग 3 के बारे में, भाग 3 है क्या। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं भाग 1 में क्या पढ़े हम। भाग 1 में पढ़े भारत के राज्य एवं उसके क्षेत्र। राज्य क्षेत्र, सॉरी, आप ऐसा कर सकते हैं राज्य एवं संघ। राज्य एवं संघ किसमें पढ़े? भाग 1 में। कितने आर्टिकल उसमें थे? 1 से लेके 4 तक। ठीक है। भाग 2 में हम पढ़े नागरिकता से संबंधित प्रावधान। नागरिकता को सिटीजनशिप कहते हैं। नागरिकता से संबंधित जितने प्रावधान थे हम भाग 2 में पढ़े। वो कहाँ से कहाँ तक आर्टिकल था? 5 से 11 तक। ठीक है। आज भाग 3 है। भाग 3 में है मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार का मतलब होता है मूल अधिकार। अभी इसको हम डिटेल से चर्चा करेंगे। मूल अधिकार पहले मेन टॉपिक हम जान लेते हैं। और इसमें कितने आर्टिकल हैं? 12 से 35 तक। 12 से 35 तक के आर्टिकल इस भाग 3 में हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे? भाग 3 मौलिक अधिकार, आर्टिकल 12 से 35 तक। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 3। सबसे पहले हम डालेंगे आज का टॉपिक भाग 3। और इसका मेन जो हेडिंग है, हम हेडिंग कह सकते हैं कि इसमें भाग 3 में किस चीज़ों का वर्णन किया गया है। तो हमारे मूल अधिकार, मौलिक अधिकार का वर्णन किया गया है। तो इसको कहते हैं मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, या आप कह सकते हैं इसको मूल अधिकार। मूल अधिकार आप दोनों कह सकते हैं, तो आप नाम से कंफ्यूज मत होइएगा। और देखिए, इसको इंग्लिश में कहते हैं फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, इसको कहते हैं हम फंडामेंटल राइट्स। तो सबसे पहले इसके बारे में हम जान लेते हैं कि मूल अधिकार होता क्या है, लिया कहाँ से गया है, इसमें क्या क्या हमें पढ़ना है। उसके बाद हम एक एक करके सारे आर्टिकल की चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं कि सबसे पहले क्या क्या कहा गया है भाग 3 में। मौलिक अधिकार कहते किसको है? भाग 3 मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार। इसमें किस आर्टिकल हम आपको बताए 12 से 35 तक को हम पढ़ेंगे। 12 से 35 तक के अंदर पूरे मूल अधिकार को कवर किया गया है। ठीक है, उसमें हम सबसे पहले जानेंगे कि मूल अधिकार कहते किसको है। तो देखिए, मूल अधिकार किसे कहते हैं? जो हमारे मूल अधिकार हो। देखिए, मूल अधिकार और नागरिकता में एक फर्क है कि नागरिकता हमको नागरिकता तो मिल ही जाती है, लेकिन उसके जो अधिकार हैं वो हमारे कुछ अधिकार 18 साल के बाद जब आप होंगे तभी आपको मिलेगा। लेकिन जो मौलिक अधिकार है वो हमें पैदा होते ही मिल जाता है। जैसे जीवन जीने का अधिकार, घूमने का अधिकार, स्वतंत्र रहने का अधिकार, पूजा करने का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पढ़ने का अधिकार, ये सब हमको पैदा होते, जन्म लेते ही मिल जाता है। जो हमारे स्वयं के, जो हमारे मूल अधिकार हों,
जो हमें स्वयं मिला हो, जन्मजात मिला हो, उसी को हम कहते हैं मौलिक अधिकार। तो उस सब मौलिक अधिकार बहुत ही इम्पोर्टेंट है हर क्लास में, हर कम्पिटिटिव एग्जाम में। और जो नहीं जानता है, जो कोई भी एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहा है, उसके लिए भी ये जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये हमारे हम खुद से जुड़े हुए हैं। तो आपको जानना जरूरी है कि आपके कौन कौन से मूल अधिकार होते हैं, कौन कौन से मौलिक अधिकार हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम जानेंगे कि मूल अधिकार आप जान गए, जो हमें जन्मजात मिला हो, जो हमारे मूल अधिकार हो, उसी को मौलिक अधिकार हो, जो हमसे खुद से जुड़े हो, जो चीजें हमें करने में स्वतंत्रता देती हो, उसी को हम मूल अधिकार कहते हैं, जो जन्मजात मिलती हो। ठीक है, बस इतना समझिए। तो उसके बाद आप जान जाइए कि सबसे पहले ये जानेंगे कि मूल अधिकार का कॉन्सेप्ट, ये जो मूल अधिकार है कहाँ से लिया गया, किस देश के संविधान से लिया गया है। पहले सबसे पहले हम स्रोत को जानेंगे। तो स्रोत क्या है? अमेरिका। ठीक है, मौलिक अधिकार अगर पेपर में पूछे कि मौलिक अधिकार का स्रोत कहाँ से लिया गया, तो आप कहेंगे अमेरिका से। कहाँ से? अमेरिका से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार लिया गया है। ठीक है, क्योंकि हमारा जो संविधान है, उसमें बहुत सारे कंसेप्ट आधा से ज्यादा हम दूसरे देशों से लिए हैं। क्यों लिए हैं? क्योंकि उधार, इसीलिए हमारे संविधान को उधार का संविधान कहते हैं। लेकिन उधार का संविधान कहते तो है, लेकिन इसमें कोई खराब बात नहीं। अगर किसी भी देश से अच्छी चीजें लेकर के हम अपने संविधान में शामिल किए हैं, तो इसमें कोई खराब बात नहीं है। अच्छी चीजें लेना कोई खराब बात नहीं है। तो जो जिस देश के अच्छे अच्छे कानून थे, अच्छी अच्छी नीतियां थी, उन सबको हम मिला करके लेके अलग अलग देशों से ले करके हम अपने संविधान में जोड़े हैं, ताकि हमारे देश की शासन व्यवस्था बहुत ही सुचारू रूप से चल सके। यहाँ की जनता, यहाँ के जो नागरिक हैं, बहुत ही अच्छे से खुशी खुशी और बहुत ही एकदम न्यायपूर्वक रह सके। ठीक है, तो चलिए स्रोत क्या है? अमेरिका। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार को लिया गया है। फ्रेंच भाषा में इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा, इसलिए मौलिक अधिकार को मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, फ्रेंच भाषा में इसको कहते हैं मैग्ना कार्टा। मैग्ना कार्टा स्रोत है अमेरिका से लिया गया है। फ्रेंच भाषा में इसे कहते हैं मैग्ना कार्टा। और देखिए, मूल जो ये मौलिक अधिकार है, इसकी सुरक्षा कौन करता है? सबसे पहले ये जान लेते हैं। तो इसकी सुरक्षा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों करते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में ऐसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार का रक्षक कौन है, तो आप सुप्रीम कोर्ट लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों को मूल अधिकार का रक्षक बताया गया है। तो इसमें रक्षक कौन है? रक्षक कौन है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों मूल अधिकार के रक्षक हैं। और देखिए, यहाँ पर कहते हैं कि मूल अधिकार जो है किसी भी कीमत पे छीना नहीं जा सकता। मूल अधिकार का रक्षक सुप्रीम कोर्ट है। अगर आपसे कोई आपका मूल अधिकार छीनना चाहेगा, आपके मूल अधिकार का हनन करता है, तो आप तुरंत सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसके खिलाफ याचिका दायर कर सकते हैं। डीपीएसपी जो नीति निर्देशक तत्व होते हैं, उसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट नहीं होता। उसका दावा आप सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में नहीं कर सकते। लेकिन मूल अधिकार का दावा, मूल अधिकार का अगर आपका हनन हो रहा है, तो आप उसके प्रति अपने अधिकार को लेने के लिए आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसमें चुनौती दे सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट को और हाई कोर्ट को चुनौती दे सकते हैं। लेकिन जो डीपीएसपी होता है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती, जो आगे हम पढ़ेंगे। डीपीएसपी को हम आगे पढ़ेंगे। तो देखिए, तब हम ये समझेंगे कि जब मूल अधिकार को कोई छीन नहीं सकता, तो मूल अधिकार को क्या किया जा सकता है? तो मूल अधिकार को प्रतिबंधित किया जा सकता है और निलंबित किया जा सकता है। देखिए, कुछ अधिकार जो सबको परेशान कर रहे हैं और सबकी भलाई के लिए हटाना चाहते हैं, तो कुछ संसद जो है, संसद सबसे बड़ा पावर उसके बाद पास होता है। संसद उस मूल अधिकार को प्रतिबंधित कर सकता है। और जो राष्ट्रपति होता है, वो मूल अधिकार को निलंबित कर सकता है। निलंबित का मतलब कुछ समय के लिए आपसे छीन सकता, मतलब आपसे ले सकता है, उसके बाद दे देगा। ठीक है, हटा सकता है, उस पर रोक लगा सकता है। लेकिन हमेशा के लिए प्रतिबंधित कौन कर सकता है? संसद। तो प्रतिबंधित कौन करता है, मतलब हटाता कौन है हमेशा के लिए? तो पूछेगा कि मूल अधिकार को प्रतिबंधित कौन कर सकता है, उसको एकदम से खत्म कौन कर सकता है? अगर वो दूसरों को परेशान कर रहा हो और सबकी भलाई के लिए हटाना चाह रहा हो, तो उसको कौन हटा सकता है? संसद।
कौन हटा सकता है? संसद। और अगर उसको निलंबित करना हो तो कौन करेगा? तो निलंबित करेगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है कुछ देर के लिए आपसे आपके कुछ अधिकारों को निलंबित कर सकता है, कुछ परिस्थितियों में निलंबित, थोड़ी देर के लिए निलंबित मतलब उसको रोक सकता है, आपसे ले सकता है, लेकिन सारे अधिकारों को निलंबित करने के बाद भी एक अधिकार को नहीं निलंबित कर सकता, जो हमारे प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता 21 आर्टिकल 21, ठीक है, उसको नहीं कर सकता। बाकी हमारे जो अधिकार उसको निलंबित कर सकता है। जैसे अगर चुनाव है तो चुनाव में आप आंदोलन या प्रदर्शन नहीं कर सकते, उसके लिए आपके मूल अधिकार को हटा देता है राष्ट्रपति, निलंबित कर देता है राष्ट्रपति, और हमेशा के लिए खत्म कौन करता है? संसद। तो ये बात आप ध्यान में रखिएगा। ये तो हुई इतनी बात। उसके बाद हम इसके बारे में जाने कि स्रोत क्या है। अमेरिका से लिया गया है, फ्रेंच भाषा में इसको मैग्ना कार्टा कहते हैं। इसका रक्षक सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है। प्रतिबंधित हमेशा के लिए कौन कर सकता है? संसद। जो अधिकार सबको परेशान कर रहे होंगे उसको प्रतिबंधित हमेशा के लिए कौन रोक सकता है? संसद। और निलंबित कौन कर सकता है हमेशा के लिए, मतलब कुछ देर के लिए निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। तो ये तो हुई मूल अधिकार के बेसिक सी बातें। अब हम जानेंगे आर्टिकल। आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है। आर्टिकल के अंतर्गत क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले कौन सा आर्टिकल है? देखिए, हम मूल अधिकार को 2-3 क्लास में कवर करेंगे, क्योंकि बहुत ही धीरे धीरे से हमें समझते हुए आगे बढ़ना है ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो चलिए, मूल अधिकार 12 से 35 टोटल आर्टिकल्स हैं, ठीक है, टोटल अनुच्छेद है। तो सबसे पहले हम अनुच्छेद 12 को देख लेते हैं। अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का वर्णन किया गया है। राज्य की परिभाषा। अब सोच रहे हैं राज्य की, अभी हम राज्य को बताएंगे, राज्य की परिभाषा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अनुच्छेद 12 में राज्य की परिभाषा का तो वर्णन किया गया है, लेकिन आप ये सोच रहे होंगे, बचपन से सुनते आए होंगे राज्य। राज्य का मतलब आप जो 28 राज्य स्टेट समझ रहे हैं और 8 यूनियन टेरिटरी जो समझ रहे हैं, 28 राज्य और 8 यूटी को, उसको राज्य नहीं कहते। यहाँ पर राज्य का मतलब दूसरा कुछ है। तो राज्य की सबसे पहले आप परिभाषा समझ लीजिए। राज्य की परिभाषा ये है कि जो संस्था अपने डिसीजन खुद स्वतंत्र रूप से ले सके, अपने कानून वो स्वतंत्र रूप से बना सके, किसी दूसरे पर निर्भर न रहे, किसी दूसरे का दबाव उस पर न रहे, स्वतंत्र होकर अपने सारे डिसीजन ले सके, वो संस्था अपने आप में स्टेट होती है। फिर से सुनिए, वो संस्था जो अपने निर्णय, अपने डिसीजन स्वतंत्र होकर, बिना बाहरी दबाव में स्वतंत्र होकर ले सके, उसी को स्टेट कहते हैं। वो संस्था अपने आप में स्टेट होती है। एग्जाम्पल से जो है, आप देख रहे होंगे यूपीएससी अपने आप में स्टेट है, क्योंकि वो अपने कार्यों से संबंधित जितने भी निर्णय होती है वो किसी के दबाव में नहीं लेती, वो स्वतंत्र होकर खुद लेती है, वो अपने सारे डिसीजन खुद लेती है, इसलिए यूपीएससी अपने आप में एक स्टेट है। संसद अपने आप में एक स्टेट है, उस पर बाहरी कोई दबाव नहीं होता, वो स्वतंत्र होकर अपने जो कानून बनाना हो, जो भी काम हो, वो अपने आप स्वतंत्र होकर कर सकती है, बाहरी कोई दबाव नहीं होता। जैसे एसबीआई हुआ, एसबीआई भी अपने आप में एक स्टेट है। जैसे लोकसभा हुआ, विधानसभा हुआ, जितने भी बड़े बड़े संस्था हैं, स्वतंत्र होकर अपने निर्णय जो खुद ले रहे हैं, जो स्वतंत्र हैं अपने आप में, वो सब स्टेट है। यहाँ स्टेट की परिभाषा एक ऐसी संस्था से है जो संस्था अपने आप अपने डिसीजन स्वतंत्र होकर खुद ले सके, उस पर बाहरी कोई दबाव ना हो, तो उसको कहते हैं स्टेट। जैसे बीपीएससी, यूपीएससी, बिहार बोर्ड, ये सब अपने निर्णय खुद लेती हैं। जैसे रेलवे का अपना कोर्ट है, रेलवे का अपना जॉब है, रेलवे की अपनी वैकेंसी है, तो ये सब अपने आप में एक स्टेट है। आई होप आपको स्टेट के बारे में समझ में आ गया हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। स्टेट, उसी स्टेट की परिभाषा, उसी स्टेट के बारे में कहाँ बताया गया है? अनुच्छेद 12 में, ठीक है। अब आगे देखिए, अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13, अनुच्छेद 13 क्या कहता है? अल्पीकरण। अल्पीकरण। अब किसका अल्पीकरण करेगा? पहले इसको देख लेते हैं। अल्पीकरण का मतलब क्या? जैसे आप अपने अधिकारों का प्रयोग अपने सीमित लिमिटेशन में रहकर ही कर सकते हैं, अनलिमिटेड नहीं कर सकते, उसको अल्पीकरण, जहां पर
आप अपने अधिकारों का उल्लंघन करेंगे वहां पर आपके अधिकारों को घटा दिया जाएगा, अल्पीकरण कर दिया जाएगा। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 13 में। ठीक है, 13 में कहा गया है कि जैसे अगर आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है तो आप जहां जहां पे भ्रमण करने की स्वतंत्रता है वहां पर आप कर सकते हैं, किसी दूसरे के अधिकारों को बिना दूसरे के अधिकारों को छीने अपने अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं। अगर दूसरे का अधिकार को छीन करके अपने अधिकार का प्रयोग करेंगे तो वहां पर आपके अधिकार को कम कर दिया जाएगा, खत्म कर दिया जाएगा। वो किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 13 में। इसमें वार्न किया गया है, आपको चेतावनी दी गई है कि आपके जो अधिकार है बिना दूसरों के अधिकार को छीने अपने अधिकार का प्रयोग करो। जैसे अगर आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता है तो आप कहीं भी भ्रमण कर सकते हैं, लेकिन किसी की पर्सनल प्लेस में भ्रमण नहीं कर सकते। जैसे बेडरूम हुआ या जैसे उसका कोई पर्सनल चीज हुई, वहां पर आप भ्रमण नहीं कर सकते क्योंकि उसकी निजता का हनन होगा, उसकी जो निजता का अधिकार है उसका हनन होगा। इसलिए आप बिना किसी दूसरे के अधिकार को छीने अपने अधिकार का प्रयोग करें। अगर ऐसा नहीं करते, दूसरे का अधिकार छीन रहे हैं तब अपने अधिकार का प्रयोग कर रहे हैं तो आपके अधिकार का अल्पीकरण हो जाएगा। किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 12। आगे देख लेते हैं। अनुच्छेद 12 और 13 तो इजी है। 12 में कह दिया कि राज्य की परिभाषा है कि राज्य जो संस्था अपने आप में स्वतंत्र होकर सारे डिसीजन लेती है उसी को राज्य कहते हैं। जितने भी राज्य हैं उन सबकी परिभाषा, उन सबको स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दिया गया? अनुच्छेद 12 के तहत। जितने भी राज्य है उन राज्यों को स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत दिया गया? अनुच्छेद 12 के तहत। राज्य हम आपको बता दिए कि स्टेट किसको कहते हैं? उस जो अपने आप में स्वतंत्र हो। यहाँ पर 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश की बात नहीं हो रही है। ठीक है, अनुच्छेद 13 में कहा गया है कि दूसरे की जो अधिकार है दूसरे का उसका बिना हनन किए अपने अधिकारों का प्रयोग करो, नहीं तो आपके अधिकारों का अल्पीकरण कर दिया जाएगा। 21 अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 13 में। आगे देखते हैं अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 कहता है यहाँ से शुरू होगा समानता का अधिकार। ठीक है, 14, 15, 16, 17, 18 हम इतने अधिकार 16, 17 5 आर्टिकल में हम पढ़ेंगे समानता का अधिकार। यहाँ से शुरू होता है समानता का अधिकार। 14 में कहा गया विधि के समक्ष समानता। विधि का मतलब क्या होता है? यहाँ पर समझिए, विधि का मतलब होता है कानून। कानून की नजर में सब बराबर है, चाहे वो रिच हो, चाहे वो पुअर हो, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो अमीर हो, चाहे वो छोटी जात का हो, चाहे वो बड़ी जात का हो, चाहे जो हो, चाहे मंत्री हो, चाहे सांसद हो, या कोई भी नेता हो, या कोई भी अधिकारी हो, सबकी नजर में कानून बराबर, सबके लिए कानून बराबर होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो कानून के समक्ष सबको समानता किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया है? अनुच्छेद 14 के तहत। अनुच्छेद आर्टिकल 14 के तहत एक आ गया है कि कानून के लिए सब बराबर है, कानून सबके साथ समानता के साथ न्याय करेगा। कानून सबके साथ समानता के साथ न्याय करेगा क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है। जैसे अगर कोर्ट में आप गए तो सब चाहे जो जुर्म हो, चाहे बड़ा इंसान जुर्म किया हो, चाहे वो रिच इंसान जुर्म किया हो, चाहे कोई भी गरीब हो या अमीर हो या बड़े घर का हो या कोई अधिकारी हो या कोई नेता हो, चाहे जो हो, उनके जो अपराध किया हो उसके लिए उसको समान दंड दिया जाएगा। तो कानून के तहत सबको समानता दी गई है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। आगे देखते हैं अनुच्छेद 15। अनुच्छेद 15 क्या कहता है? अनुच्छेद 15 कहता है किसी के साथ जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। 21 अनुच्छेद में कहा गया, अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि किसी के साथ आप जाति, धर्म, लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकते। जाति, धर्म, लिंग के आधार पर आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते, ऐसा कहा गया है। किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 15 में। इसमें एक चीज और कहा गया है, जाति, धर्म, लिंग और जन्म स्थान। ठीक है, जन्म स्थान के आधार पर आप किसी के भी साथ भेदभाव नहीं कर सकते। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते।
किस अनुच्छेद में कहा गया? अनुच्छेद 15 में। देखिए इसमें कि 15 में, अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि जाति के आधार पर आप किसी के साथ भेदभाव नहीं कर सकते। अगर आपको नौकरी देना है तो आप जाति के आधार पर उसे नहीं निकाल सकते, ऐसा कहा गया अनुच्छेद 15 में। और धर्म के भी आधार पर, जैसे अगर कहीं भी उसको कोई भी चीज की जरूरत है तो आप उसे धर्म के आधार पर कि इस धर्म का है, इसको ये चीज नहीं दिया जाएगा। यहाँ पर बस इतना कहा गया है कि वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग हो, लड़का हो, लड़की हो, या ट्रांसपेरेंट हो, चाहे जो हो, चाहे जिस हिसाब जैसा भी हो, चाहे जहाँ जन्म लिया हो, उन सबके आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तो आप इतना याद रखिएगा कि अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, और किसी भी जन्म स्थान का हो, कहीं पर भी वो जन्म, पूरे भारत में कहीं पर भी वो जन्म लिया हो, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसको समान अवसर दिया जाएगा, समान, उसको समान इज्जत, उसको समान सम्मान दिया जाएगा। ठीक है, उसको समान कार्य दिया जाएगा। इसकी अनुच्छेद में कहा गया है, अनुच्छेद 15 में, जैसे धर्म के आधार पर कि सब जो जिस धर्म का है वो अपना धर्म मान सकता है, उसमें जो उसको आयोजन करना है, धार्मिक आयोजन करना है, अपने धर्म के अनुसार वो कर सकता है, उसको अधिकार दिया गया है, उसमें कोई उसको रोक नहीं सकता। जैसे अगर सिख हैं तो अगर वो पगड़ी लगाते हैं तो उनको नहीं रोक सकते, क्योंकि उनका अधिकार है। अगर कोई महिला साड़ी पहनती है तो उसको साड़ी न पहनने से कोई रोक नहीं सकता, क्योंकि उसको अधिकार दिया गया है। कैसा भी वेशभूषा, किसी भी तरीके से वो रह सकती है, क्योंकि उसका अधिकार है। ठीक है, तो अगर लड़का है, लड़की है, लड़का या लड़की के आधार पर भी उसको कोई भेदभाव उससे नहीं किया जा सकता। आप देख रहे होंगे कि पहले पहले जब ये संविधान नहीं बना था, उससे पहले जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर और लिंग के आधार पर, स्पेशली लड़कियों और दलितों को लिंग के आधार पर, यहाँ जाति के आधार पर दलितों को, यहाँ लिंग के आधार पर लड़कियों को बहुत भेदभाव, उसके साथ बहुत भेदभाव हुआ है। जन्म के स्थान पर, जिससे अगर कोई कहीं ऐसे जगह जन्म लिया है कि कहते हैं कि वह स्थान अच्छा नहीं है, तो वहाँ के आते हैं तो उसको सम्मान नहीं देते हैं, कहते हैं कि ये उस जगह का है, तो उस जगह का मतलब उस जहाँ का है, वहाँ के आधार पर वो उसके साथ भेदभाव नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि धर्म, लिंग, जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उससे आप कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अब देखिए अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 16 में कहता है लोक नियोजन में समानता। लोक नियोजन में समानता। ठीक है, लोक नियोजन में समानता का मतलब अवसर में समानता। अवसर मतलब नौकरियां, और लोक नियोजन का मतलब हुआ नौकरियां। ठीक है, अवसर की समानता, आप ऐसा भी कह सकते हैं। ठीक है, आप याद रखिएगा, अवसर की समानता, लोक नियोजन की समानता का मतलब नौकरियां। जैसे किसी को जो अवसर है उसका, जैसे वो कोई अगर नौकरी लेना चाहता है तो उसको समान, जैसे उसमें जो आरक्षण है, आरक्षण की बात तो अलग है, क्योंकि समानता लाने के लिए आरक्षण दिया गया है। ठीक है, तो उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अवसर की समानता मतलब अगर जॉब लेने जा रहा है तो आप उसको जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर उससे कोई भेदभाव नहीं कर सकते, उसको समान अवसर प्रदान करेंगे, उसको समान अवसर प्रदान करेंगे, ऐसा कहा गया है अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में कहा गया है लोक नियोजन की समानता मतलब अवसर की समानता, सबको समान अवसर प्राप्त होंगे, ऐसा कहा गया, सबको समान नौकरियां प्राप्त होंगे, ऐसा अनुच्छेद 16 में कहा गया है। ठीक है, आगे देख लेते हैं अनुच्छेद 17। ये अनुच्छेद 17 और अनुच्छेद 15 बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्वेश्चन यहीं से बहुत ज्यादा बनते हैं। तो देखिए इन दोनों को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए अनुच्छेद 17 कहता है कि अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का अंत का मतलब होता है छुआछूत का अंत। ठीक है, छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का अंत मतलब भेदभाव, छुआछूत। पहले छुआछूत बहुत ज्यादा थी, उसी को खत्म करने के लिए, जैसे अगर वो छोटी जात का है तो उससे कोई छू देता था, अगर वो कहीं पर आकर बैठ जाता तो उसको अशुद्ध माना जाता था। ऐसे बहुत सारी कुरीतियां थी जो बहुत पुराने समय में चलती आ रही थी। जैसे उसको लिंग के आधार पर भेदभाव करते थे, पहले जात के आधार पर भेदभाव करते थे, धर्म के आधार पर भेदभाव करते थे, उसी प्रकार अवसर के आधार पर भी
लोक नियोजन के आधार पर भी भेदभाव करते थे। उसके बाद छुआछूत के अस्पृश्यता के आधार पर, छुआछूत के आधार पर भी उससे भेदभाव करते थे। जिसे कहते थे कि बड़े छोटे जात के जो थे वो बड़े जात को अगर छू देते थे तो उनको कहते थे कि वो अशुद्ध हो गया। और ऐसे बहुत सारे, मतलब उनका जूठा नहीं खाते थे, उनका बर्तन अलग रहता था जो दलित थे। ऐसे बहुत सारे छुआछूत की प्रथाएं, कुरीतियां बहुत सारी थी। इन्हीं को अंत करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक इतनी अच्छी और इतनी, मतलब समझ लीजिए सबके साथ न्याय करने वाली पुस्तक लिखी है, जिसमें हम सबको समान अधिकार भी मिले हैं, सबको समान न्याय भी मिले हैं। तो अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत का अंत, किसी के साथ छुआछूत से लेकर के छुआछूत से संबंधित कोई भी भेदभाव आप नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपको इसकी चुनौती आप सीधा, अगर आपके साथ ऐसा कोई करता है, छुआछूत के आधार पर भेदभाव करता है, तो आप उसे सीधा चुनौती आप किसे दे सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट को। आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे साथ छुआछूत से संबंधित भेदभाव हुआ है। अगर कोई भी इसमें से अगर कोई भी अनुच्छेद, मतलब कोई भी तरीके से आपके अधिकारों का हनन होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आगे देखिए अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18, अनुच्छेद 18 में कहा गया उपाधियों का अंत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। देखिए, आज से बहुत समय पहले जब अंग्रेज थे तो उपाधियां, बहुत सारी उपाधियां थी। सर की उपाधि, बहुत सारी उपाधियां थी जो था, मतलब जो अंग्रेज दिए थे, तो सबको उपाधियां मिलती थी, सबको अलग अलग तरीके की उपाधियां मिलती थी, जो अनुच्छेद 18 के तहत इनका अंत कर दिया गया। तो अब उपाधियों का अंत नहीं होगा। जैसे सर, गवर्नर, जनरल, ये सब उपाधियां थी, इन सबको खत्म करके क्या कर दिया गया है? सबको समान कर दिया गया है। अब किसी के आगे, नाम के आगे या पीछे कोई भी उपाधि नहीं लगाई जाती। ठीक है, डिग्रियां जो हासिल करते उसको लगा सकते हैं, लेकिन जो उपाधियां मिलती थी उसको नहीं लगा सकते। उपाधियों का अंत कर दिया गया है। किस अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत कर दिया गया है। तो आप देख रहे हैं 14, 15, 16, 17, 18, ये जो 5 आर्टिकल हैं, ये किस चीज की बात कर रहे हैं? ये 5 आर्टिकल समानता की बात कर रहे हैं, समानता का अधिकार। तो आप कह सकते हैं कि 14 से लेकर के 18 तक समानता के अधिकार का वर्णन किया गया है। आप ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। याद करने का ट्रिक है, आप एक लाइन से याद करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे, इसलिए आपको इसको कैटेगरी वाइज डिवाइड करके याद कर सकते हैं। तो आप समानता का अधिकार पूछेगा किस अनुच्छेद में है, कहाँ से कहाँ तक, आप कहेंगे 14 से 18 तक समानता के अधिकार को बताया गया है, उसको एक्सप्लेन किया गया है, उसका वर्णन किया गया है। उसके बाद हम पढ़ेंगे आगे कौन सा अनुच्छेद, 19 से जो आगे है उसके बाद पढ़ेंगे, ठीक है। समानता का अधिकार, उसके बाद हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा, संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। उसके बाद हम पढ़ेंगे लास्ट में सबसे पहले वो जो कहा है अनुच्छेद 32, जिसमें रिट जारी किया जाता है और जिसमें 5 तरीके के रिट जारी होते हैं, जिसको भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को क्या कहा है? संविधान की आत्मा कहा है, हृदय एवं आत्मा कहा है। उसको हम बहुत आगे पढ़ेंगे, बहुत ही डिटेल से। आज के लिए इतना ही, लेकिन उससे पहले आप सबसे पहले जान लीजिए आज क्या क्या पढ़े, एक बार रिकैप ले लीजिए। हम पढ़े भाग 3, भाग 3 में पढ़े मूल अधिकार। मूल अधिकार कहाँ से कहाँ तक थे? 12 से 35 तक थे। मूल अधिकार का स्रोत कहाँ से, किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। देखिए, फ्रेंच भाषा में संविधान मूल अधिकार को क्या कहते हैं? मैग्ना कार्टा कहते हैं, इसलिए मूल अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। देखिए, मूल अधिकार का रक्षक जो होता है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट दोनों होता है, और मूल अधिकार को पूरी तरीके से प्रतिबंधित कौन कर सकता है? संसद। और थोड़ी देर के लिए निलंबित कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। ठीक है, ये सब फैक्ट है जो आपको याद रखना है। और देखिए, मूल अधिकार में 12 से 35 तक का वर्णन किया गया है। 12 कहता है कि राज्यों की परिभाषा का वर्णन करता है अनुच्छेद 12। राज्य कैसा, हम आपको बताएं, जो 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश है, ऐसे राज्य की बात नहीं करता। यूपी, गुजरात, उत्तर प्रदेश ऐसे राज्य की बात नहीं करता। राज्य की बात ऐसे राज्य की बात करता है जो अपने आप में एक संस्था है और वो अपना डिसीजन, अपना निर्णय स्वतंत्र होकर खुद ले सकती है, अपने कानून खुद बनाती है, उसी को हम कहते हैं स्टेट। जैसे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, एसपीआई,
यूपीपी, और हाँ उत्तर प्रदेश की पुलिस हुई, या यूपीएससी या बीपीएससी या रेलवे, ये सब अपने आप में एक स्टेट है। ठीक है, उसके बाद भाग आया अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में अल्पीकरण की बात की गई है कि आपके अधिकारों का अल्पीकरण कर दिया जाएगा अगर आप दूसरे के अधिकार को हनन करते हैं अपने अधिकार का प्रयोग करते वक्त। उसके बाद 14 से लेकर 18 तक समानता के अधिकार की बात की गई। 14 में कहा गया है कि विधि के समक्ष समानता, सबको कानून में सबके लिए कानून बराबर होगा। फिर 15 में कहा गया है कि जाति, धर्म, लिंग या किसी जन्म स्थान के आधार पर उसके साथ कोई भेदभाव नहीं कर सकते। अनुच्छेद 16 कहा गया है लोक नियोजन में समानता मतलब अवसर में सबको समानता प्रदान की जाएगी। उसके बाद 17 अनुच्छेद 17 में कहा गया है कि छुआछूत का अंत होगा, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद अनुच्छेद 18 उपाधियों का अंत, जो उपाधियां पहले मिलती थी चाहे अंग्रेज सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा, चाहे जिसके द्वारा, उन सारी उपाधियों का अंत कर दिए गए अनुच्छेद 18 में। आगे हम पढ़ेंगे स्वतंत्रता का अधिकार। आज के लिए इतना ही। टॉपिक कैसा लगा आप जरूर बताइएगा। अगर आपको ऐसे टॉपिक और चाहिए तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। जहाँ पर न समझ में आए तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले दिन अगले नए टॉपिक के साथ। नए टॉपिक का मतलब हम 2-3 क्लास में इस मूल अधिकार को कवर करने वाले हैं, क्योंकि मूल अधिकार को इसलिए थोड़ा थोड़ा करके पढ़ें क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसे जानना बहुत ही जरूरी है। हर एग्जाम में इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बी पॉजिटिव।